ये कहानी श्रीवास्तव अंकल जी मतलब हमारे पड़ोसी के परिवार की है। वो सबकी मदद करते थे, बड़े ही भले इंसान थे और उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके तीनों बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे। तीनों ब्याहत बेटियों में से मंजली और छोटी यही मुजफ्फरपुर में रहती है। कुछ 2-3 दिनों से बीमार थे तो सिंधु जी मतलब उनकी पत्नी ने बेटों को खबर कर दी थी। बड़ा बेटा विनय और उसकी पत्नी सिया तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने बच्चों के साथ आ गए थे और उनकी सेवा में लगे थे। मंझले और छोटे ने कहा, अभी तो भैया आ गए हैं, हम लोग 1-2 दिन में छुट्टी लेकर पहुंच जाएंगे। बड़ी बहू सिया नाम तथा गुण बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की थी, किंतु उसी को हमेशा सास व ननद के ताने सुनते पड़ने थे, क्योंकि वो बिना दहेज के इस घर में आई थी। मंजली और छोटी ढप्पे से रहती थी। भारी दहेज जो लाई थी, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। सिया वैसे तो वो नौकरी करती थी, लेकिन मौके बे मौके जैसे ही कोई काम पड़ता, पर्व त्योहार या सास ससुर बीमार होते तो उसी को बुलाया जाता था। इसका कारण ये था कि वो मन लगाकर से सेवा करती और कभी पलटकर सास को जवाब नहीं देती थी। विनय ने कह रखा था, सिया अगर कोई शिकायत हो मुझसे कहना, माँ पिताजी या परिवार में किसी को उल्टा जवाब मत देना, ना ही किसी का दिल दुखाना। इसलिए सिया कभी भी शिकायत नहीं करती थी कि और भी 2 बहुएं हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाते, बल्कि जैसे तैसे दफ्तर से छुट्टी लेकर पहुंच जाती थी। पिछले 8 बरस से यही सिलसिला चल रहा था। इसी कारण अब सिंधु जी का मन उसकी तरफ से साफ हो गया था और वो उससे सुख दुख साझा कर लेती थी और प्रेम से बात करती थी। किंतु जब कभी परिवार इकट्ठा होता और विशेषकर बेटियां आ जाती तो वही पुरानी खूंखार सास बन जाती थी। बहरहाल श्रीवास्तव जी अस्पताल में भर्ती थे। रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनय फोन करके दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर दे रहा था। सिया अपनी सास के पास ही बैठी सांत्वना दे रही थी। बड़ी बेटी दूसरे शहर में थी, वो आ गई थी। कुछ घंटों बाद मंजली और छोटी भी पहुंच गई। मंजले और छोटे बेटे बहू भी आ गए थे। कहने को तो श्रीवास्तव अंकल अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए थे, लेकिन सिंधु आंटी अपने आप को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अभी रिश्तों की असलियत और समाज की सच्चाई से उनका सामना होना बाकी था। पंडित जी आ चुके थे। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई थी और सिंधु जी अपने पति की पार्थिव देह के पास बैठी हुई करुण विलाप कर रही थी। सिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी सास के पास बैठी रो रही थी। सिंधु जी की बड़ी बेटी दहाड़े मारकर रो रही थी। मंजली बेटी, छोटी बेटी और मंजली बहू औपचारिकता करते हुए नजर आई। छोटी बहू जो 2 महीने पेट से वो एक तरफ सोफे पर निर्विकार रूप से बैठी हुई थी। उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं थे। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो इंतजार कर रही है कि कब ये सब रस्में खत्म हो और वो अपने मायके जाए। पार्थिव देह को शमशान ले जाया चुका था। अब बारी थी घर को साफ करने और ऐसे मौके पर किए जाने वाले रीति रिवाजों की। सिया की मौसी सास के निर्दोष पर सिया सभी काम कर रही थी। सिंधु जी का सिंदूर पोछा गया। अब नामन नाई की पत्नी ने सिंधु जी को नहलाया गया। नामन ने कहा, जाइए अब साड़ी पहन लीजिए। सिया ने अलमारी से एक साड़ी निकालकर सास को दे दी। तब तक उनकी बड़ी बेटी आ गई और बोली, भाभी ये क्या, ये तो कत्थई रंग है, कोई सफेद या हल्के रंग की साड़ी दो। वैसे सच तो ये है कि सफेद साड़ी तो बिरले ही कोई बेहता रखती होगी। अपने अलमारी में लोग क्या कहेंगे। आपको गए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और मम्मी रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है। सिया को बहुत गुस्सा आया। मन किया कि कह दे कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है।
जो सफ़ेद कड़क फलक लगी साड़ी पहनकर रोने की पूर्व तैयारी है, पर कुछ बोली नहीं। एक हल्के रंग की साड़ी सास को पहना दी। अब छोटी ननद उसके पास आई और बोली, भाभी अपने सलवार सूट दे दो, मैं कपड़े नहीं लाई, नहाकर घर जाना है। वो धीरे से बोली, क्यों? तब ननद ने जवाब दिया, आप सब लोग तो हो यहाँ, मैं अब तीसरे के दिन आ जाऊंगी, वैसे भी अभी यहाँ मेरा कोई काम तो नहीं। इतने में बड़ी ननद आकर बोली, ठीक है माही, बड़ी ननद की 17 साल की बेटी को भी लेती जाना, आराम कर लेगी वहाँ। सिया हैरान थी कि अभी पिता को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और बेटियां कैसे बातें कर रही हैं। दोपहर तक मंजिली बेटी भी चली गई। शाम होते होते छोटी बहू की माँ ने सिया की सास को बताया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। यहाँ गमी के माहौल में बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बराह भोज के दिन इसे लेकर आ जाऊंगी। बेचारी सिंधु जी क्या कहती, उन्हें तो अपना ही होश नहीं था। विनय ने पिता को दाग दिया था, इसलिए 13 दिन तक पिता के कमरे में ही रहना था और सारे कर्मकांड करने थे। मंजली बहू और सुमति कैसे पीछे रहती, वो भी दहाड़े मारकर रोने लगती। सिया शांत भाव से चुपचाप काम में लगी हुई थी। उसे अभी रोने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन सिंधु जी जड़वत बैठी पति की 13वीं की सारी रस्में निभा रही थी और बेटियों और बहुओं के क्रियाकलाप भी उनकी नज़र से छिपे नहीं थे। अंत में पगड़ी की रस्म हुई। अब श्रीवास्तव जी की पगड़ी विनय के सर पर बांधी गई। अचानक उसे पिता की जिम्मेदारियों का एहसास हो चला और आंखों से आंसू धार निकल पड़ी। सास को लगभग सभी रिश्तेदार खा पीकर घर लौट गए थे। मंजली और छोटी ननद भी जा रही थी। फिर भंडारे में आकर सिया से बोली, भाभी गुलाब जामुन और मिठाई बची हो तो पैक कर दो। सिया ने सबको स्टील के डब्बे में भरकर लड्डू गुलाब जामुन दे दिया। छोटी देवरानी दोपहर में ही अपनी माँ के साथ वापस चली गई थी। सबके जाने के बाद सिंधु जी विचारों में खोई थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोच रही थी, छोटी बहू को आए तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बेटियां, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं। हमने तो कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, सबको पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज देकर शादी की, सबकी डिलीवरी में सेवा की। छोटी की जुड़वा बेटियां हुई तो कैसे संभालेगी दोनों को एक साथ। यही सोचकर 3 साल तक यहीं घर पर रखकर सेवा की। इनके पिताजी भी बेटियों और नाती नातिन को पर्व त्योहार पर कितना शगुन देते थे। मुसीबत में रुपए पैसे से तीनों दामादों की हमेशा मदद की खातिर कहाँ कमी रह गई, जो आज उनके जाते ही मेरी बेटियों ने मुझे पराया कर दिया। माँ के प्रति इतनी संवेदनहीनता। बड़ी बेटी को उन्होंने खुद मंजिली बहू से कहते सुना कि भाभी मम्मी के कपड़े साड़ी 1.25 महीने तक तुम लोग मत धोना, अब शगुन होता है। एक तो पति के जाने का दुख, उस पर बेटियों का बदला व्यवहार। सिंधु जी अपनी बेटियों के व्यवहार से टूट चुकी थी। सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू बार बार उनके गालों पर लुढ़क जाते थे। वो अपने आप को बहुत ही अकेला अनुभव कर रही थी। आज उनकी माँ और बहन भी सिया को सास का ध्यान रखने का बोलकर चली गई थी। कल बड़ी बेटी भी लौट जाएगी। शाम को बड़ी बेटी सुमति सिंधु जिनके पास आकर बोली, मम्मी तेरी अलमारी की चाबी देना जरा। उन्होंने चुपचाप चाबी दे दी। शिया अभी उनके कमरे की सफाई कर रही थी, तभी सुमति ने माँ की अलमारी खोली और छाट कर सारी नई साड़ियों को अब तक पहनी नहीं गई थी निकाल ली। शिया ने पूछा, क्या कर रही है दीदी? कुछ नहीं सिया, मम्मी क्या करेगी अब इन साड़ियों का, वैसे भी साल भर तो अब कहीं जाना नहीं है माँ को। लेकिन दीदी, तब तक सिया चाय लेकर आ गई। सबको चाय देकर वहीं बैठ गई। सिंधु जी बोली, बेटा तुम अपने ऑफिस से कुछ दिन और छुट्टी लेकर रुक सकोगी? मेरे पास तुम्हारे रहने से मुझे हिम्मत रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी, मैंने पहले ही छुट्टी बढ़वा ली है। सुमति मुंह बिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन सुमति भी चली गई और मंजली बहू भी।
सबके जाने के बाद सिया अपनी सास के पास जाकर बैठ गई तो सिंधु जी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, धन्यवाद बहू, जो तुम रुक गई। मेरी तो आस ही टूट गई थी। तुम्हारे रुकने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, ये तो मेरा फर्ज है, इसमें धन्यवाद कैसा? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हैं? मैं भी आपकी बेटी जैसी ही हूँ, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम मेरी बेटी नहीं हो बहू, अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो दुख मेरी बेटियां नहीं समझ पाई वो तूने समझा। मैंने तुझे कितने ताने दिए, लेकिन ये तेरे संस्कार ही हैं जो तू आज भी अपनी सास की इतनी परवाह करती है। भाग्यशाली है तेरे माता पिता जो तुझ जैसी बेटी पाई है। उनकी आंखों से आंसुओं की धार अविरल बह रही थी। सिया किसी बूढ़ी सियानी की तरह कभी अपनी सास के सर पर हाथ फेरती, कभी उनके आंसू पोंछती रही। दोनों सास बहू एक दूसरे से गले मिलकर रोए जा रही थी। सिंधु जी को रिश्तों की परख हो गई थी। वही सिया का मन हल्का हो गया था कि वो अपनी सास का दुख बांट पाई। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थमा तो सिंधु जी ने कहा, बेटा मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी बेटी नहीं बहू है। सिया झट से सासू माँ के गले लग गई, लेकिन एक सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो ये कि इतना प्यार देने और मानने वाली माँ के प्रति अचानक तीनों बेटियों का रवैया कैसे बदल गया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।